जानिए, क्योंकि कांग्रेस ने आजादी में जो भूमिका निभाई है वो किसी और ने नहीं निभाई है। हमने संघर्ष किया, हमारे कितने ही नेता ने अपने स्वर्णिम अवसर, अपने स्वर्णिम पल जेल में काट दिए, ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर सड़कों पर उतर के संघर्ष किया, आंदोलन किया। कितने ही नेताओं ने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया और तब यह आजादी हासिल हुई। अजी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। और यही बात मैं इन लोगों को भी बताने के लिए आया हूं कि आजादी आप लोगों ने ही दिलवाई। आप लोगों ने क्या क्या संघर्ष किया, आपके नेताओं के संघर्ष, वो संघर्ष हुए जिसे ये देश कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि मैं इस देश को कभी भूलने नहीं दूंगा जब तक मैं जीवित हूं। तो मैं बताने वाला हूं आपका एक महान नेता जो था ना मैडम जी, उसके विषय में। और ऐसे कोई छोटा मोटा नेता नहीं था ये आपका, ये आसाम से आपके सांसद थे मैडम जी, और बाकायदा उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया गया था। तो सब लोगों सुनो सच्चाई महान कांग्रेसी नेता की और उसके संघर्ष की। तो चलिए शुरू करते हैं उस इतिहास को जानने के लिए जो आपको एनसीईआरटी की पुस्तकों में नहीं मिलेगा। सच्चे इतिहास की नई और ट्रेंडिंग सीरीज बाय संकेत काफिर बुतप्रस्त चतुर्वेदी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल में। संवाद है धर्म के लिए, संवाद है राष्ट्र के लिए और संवाद है आपके लिए। दोस्तों, आज मैं बिना किसी लाग लपेट के बोलूंगा, तथ्यों के साथ सत्य को रखूंगा, बिना तथ्य के कुछ नहीं बोलता मैं। तो अगर किसी के अंदर, यहां मेरे सुनने वाले के किसी के अंदर सेकुलरिज्म का कीड़ा जो है वो कुलबुल आ रहा है, तो वो उतनी ही तेजी से जा सकता है जितनी तेजी से कांग्रेस इस देश के राजनीतिक परिदृश्य से बाहर हुई है, बिल्कुल उतनी तेजी से जा सकता है। अब जो बच गए हैं वो सुने मेरे दोस्तों, मेरे स्वजनों, मेरे अपनों, राम भक्तों और राष्ट्र भक्तों। कांग्रेस ने देश के साथ जो गद्दारी की है वो सुनकर आप सबका खून खौल जाएगा। कल्पना कीजिए एक आदमी की जो खुलेआम चीख चीख कर कहता है, मैं आसाम को मोहम्मद अली जिन्ना को चांदी की तश्तरी में सजा करके भेंट कर दूंगा। और ये कोई मजाक नहीं है, सच में किसी ने कहा था, वो आगे बता रहा हूं। ये आदमी आसाम को पाकिस्तान में मिलाने की खुली साजिश कर रच रहा था। आजादी के बाद वह शख्स भारत में रहता है, यहां की राजनीति में उतरता है, भारत को पाकिस्तान में मिलाने का ख्वाब उसका तब भी जिंदा रहता है जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। तो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो अब बांग्लादेश है, उसमें भारत में वो आसाम से घुसपैठियों को ला के बसाने का प्रयास करता है और करता भी है, प्रयास नहीं करता, होता भी है, जिसे आसाम की जो डेमोग्राफी है वहां पर चेंज हो। और चेंज होगा तो डेमोग्राफी में चेंज आने से तो उसका जो ख्वाब था कि आसाम को वो पाकिस्तान ले जाएगा, ये उसका ख्वाब पूरा हो पाए। फिर भी कांग्रेस ने उस देशद्रोही को अपने सीने से लगाया, मंत्री बनाया, यहां तक कि केंद्र में पहुंचा दिया, माननीय जी बनाकर उसे उस जगह पहुंचा दिया जहां से भारत का कानून बनता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद। समझे इस मामले की गंभीरता को। दोस्तों, पाकिस्तान के एजेंट और इस गद्दार का नाम था मोइनुल हक चौधरी। असम के पूर्व गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है, मोइनुल हक ने जिन्ना के सामने वादा किया था कि आसाम को चांदी की तश्तरी में रखकर उसे सौंप देगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कांग्रेस के सांसद मोइनुल हक चौधरी ने मोहम्मद अली जिन्ना से कहा था कि वो आसाम को चांदी की तश्तरी में सजाकर जिन्ना को यानी कि पाकिस्तान को भेंट कर देगा। तब जिन्ना ने खुश होकर कहा था, आसाम तो मेरी जेब में है। उसके बाद में 1947 आता है, देश टूट जाता है, लाखों लोग मरते हैं, या यूं कहूं सत्ता के लालच में लाखों लोगों को मरवा दिया जाता है। लेकिन हम तो बात मोइनुल हक चौधरी की कर रहे थे, वो भारत में रहता है, आसाम से वो कांग्रेस में शामिल हो जाता है। 1957 में आसाम में वो कृषि मंत्री बना दिया जाता है। सोचिए जरा, जो आदमी कल तक कोशिश ये कर रहा था कि भारत में वो एक और विभाजन करेगा और आसाम को ले जाकर के पाकिस्तान को सौंप देगा, उस आदमी को आसाम में
वो वहां का मंत्री बना दिया जाता है कांग्रेस की तरफ से। फिर वर्ष आता है 1971 का। इसमें इंदिरा गांधी की जो कृपा दृष्टि थी उससे उस व्यक्ति को यानी कि मोइनुल हक चौधरी को केंद्र का वाणिज्य और उद्योग मंत्री बना दिया जाता है। केंद्र का जिस आदमी ने असम को पाकिस्तान को देने की बात करी, इस देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा, उसी व्यक्ति को कांग्रेस ने सिर पर ताज पहना दिया और ले जाकर के बिठा दिया संसद में। माननीय मोइनुल हक साहब, वाह क्या बात। परंतु क्यों? क्योंकि कांग्रेस की नजर में मुस्लिम वोट बैंक शायद देश से भी बड़ा था। यह तो एक तरह से गद्दारी थी, खुली नंगी और बेशर्म गद्दारी। लेकिन दोस्तों ये तो बस महज शुरुआत भर थी। कांग्रेसी सांसद और मंत्री मोइनुल हक ने आसाम के अंदर से उसको आसाम को खोखला करना शुरू कर दिया। 1960 के दशक में आसाम के मुख्यमंत्री बिमला प्रसाद चालिहा थे। पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों को पकड़कर वापस भेजने के लिए उन्होंने PIP योजना चलाई। 1.78 लाख घुसपैठिए डिपोर्ट भी हुए, वो भी उस वक्त में। लेकिन मोइनुल हक और फरखुद्दीन अली अहमद, जिसने राष्ट्रपति भी थे, जिसने इमरजेंसी की घोषणा करी थी, वो लोग एक तरफ से इनके खिलाफ हो गए असम के मुख्यमंत्री के, और वो लोग घुसपैठियों का खुला समर्थन करने लगे और अपने ही देश के मुख्यमंत्री का विरोध करने लगे। भाई प्रश्न अधिकार भाईचारे का था। होना क्या था? इंदिरा गांधी के दबाव में भाईचारा पूरी तरह से निभाया गया। अवैध घुसपैठियों को वापस भेजने वाली PIP योजना बंद कर दी गई, ठंडे बस्ते में डाल दी गई। SK सिन्हा रिपोर्ट, आसाम विधानसभा के रिकॉर्ड और BK नेहरू की किताब नाइस गाइज फिनिश सेकंड मेरी इस बात की तस्दीक करते हैं एवं इस बात का पुख्ता सबूत है कि मैं कोई बात कभी भी हवाई नहीं करता। हां, यहां पर आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि BK नेहरू थे कौन। BK नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई थे। तो कांग्रेसी मेरे बारे में कुछ ऊटपटांग बकवास न करें, उनकी किताब से ही कोट कर रहा हूं। नाउ कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, मोइनुल हक ने जिन्ना का अधूरा काम पूरा करने का जो बीड़ा उठाया था, उसने बांग्लादेश से घुसपैठियों को बसाया, वोट बैंक अपना तैयार करा, और यही वोट बैंक हमें आज आसाम, मिजोरम, मणिपुर में देखने को मिलता है, जो कि हमारी सुरक्षा के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा है। यही कहूं, देश की अखंडता पर सीधे तौर पर आघात है, प्रहार है, खतरा है। हकीकत यह है कि आसाम की भूमि, संस्कृति, अस्मिता को कांग्रेस ने अपने वोट बैंक की भूख के चलते कुर्बान कर दिया। आज असम में जो घुसपैठ की समस्या है, मिजोरम में जो घुसपैठ की समस्या है, उसकी जड़ में मोइनुल हक की गद्दारी है और कांग्रेस का निज स्वार्थ है। निज स्वार्थ, कैसे भी हो बस सत्ता में कायम रहा जाए। सुनिए सबसे शर्मनाक सच्चाई। वर्ष 2020 में असम में एक जगह है, उसका नाम है सोनाई। वहां पर क्या होता है, 50 साल से एक जगह पर दुर्गा मां की पूजा हो रही थी। हिंदू समाज की जो भावनाओं का केंद्र था वो स्थान, लेकिन कांग्रेस समर्थकों ने और उसके नेताओं ने यहां का नाम रख दिया मोइनुल हक चौधरी स्मृति मुक्ति मंच। रिपीट कर रहा हूं, मोइनुल हक चौधरी स्मृति मंच, जहां दुर्गा मां की पूजा होनी थी। असम को पाकिस्तान को देने की जिस आदमी ने साजिश रची, उसके नाम पर दुर्गा माता की पूजा वाली जगह, यह हिंदू भावनाओं पर कठोराघात था, यह राम भक्तों का अपमान था, यह इस देश का अपमान है। और यही कांग्रेस की सच्ची मानसिकता है, कांग्रेस का सच्चा चेहरा है। गद्दारों को ताज पहनाओ, हिंदू त्योहारों को, हिंदू विचारधारा को ठेस पहुंचाओ। अब आपको कांग्रेस का पूरा खेल समझ में आया? वोट के लिए देश बेचना, इस देश की संस्कृति का मजाक उड़ाना, माखौल उड़ाना, उसे समाप्त करना। मोइनुल हक जैसे जिन्ना के गुलामों को मंत्री बनाकर कांग्रेस ने साबित कर दिया जो मैं बोल रहा हूं वो सही है। और कांग्रेसी के लिए
और कांग्रेस, रिपीट कर रहा हूं, और कांग्रेसियों के लिए राष्ट्रभक्ति शब्द नाम का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा यही किया है। मैं एग्जांपल दे तो रहा हूं, सिंस 1944 टू 2020, शायद 2026 तक इन्होंने घुसपैठियों का संरक्षण करा है, तो सब लोग जानते हैं। हिंदू त्योहारों की जगह पर गद्दारों के नाम लगवा दिए, मैं आपको बता ही चुका हूं। और ये बात सिर्फ मोइनुल हक चौधरी की नहीं है, ये बात तो बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, औरंगजेब रोड की भी है कि आपको दिमागी तौर पर गुलाम बनाकर रखा गया है और नारा दिया गया है किसका? भाईचारे का। अब सवाल आप लोगों से है मेरा कि क्या हम इस गद्दारी को और बर्दाश्त करेंगे? क्या हम वोट बैंक की भूख में इस देश को बिकता हुआ देखेंगे? मेरा जवाब साफ है, नहीं, मैं नहीं देखूंगा। तुम्हारे वोट बैंक की भूख होगी, मैं कैसे उसको काउंटर कर सकता हूं तुम्हें वोट ना देके? मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हो सकता है करे कानून नहीं करे, कर लो बेटा। कुछ लोग कह सकते हैं मैं बीजेपी के लिए लिख रहा हूं या फिर बोल रहा हूं, मगर यह पक्ष जो मैं बोल रहा हूं वो इस देश का है, मेरे हिंदू समाज का है। क्योंकि हमने देखा है जब भी कभी भी डेमोग्राफिक चेंज होता है, साधारण शब्दों में कहूं तो कुछ लोगों के बोलने का तरीका, जब भी पॉपुलेशन उनकी बढ़ती है या किसी की सामने वाले की घटती है, तो उनके बोलने का तरीका, उनके जीवन जीने की शैली, उनका जनसंख्या का अनुपात के अनुसार ही वो सब बदलता है। 2050 में विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के अनुसार, इस्लामिक देश जनसंख्या के अनुसार कौन सा होगा आपको पता है? भारत। और तब क्या होगा? तब वही होगा जो कश्मीर में हुआ, तब वही होगा जो केरल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ। जीवन तो उदाहरण दे रहा हूं साहब। अगर ये रिपोर्ट जो मैं अभी आपने सुनी आपके दिल को लगी, आपको कुछ नया पता लगा, आपने कुछ सीखा, तो कृपया करके मुझे लाइक करें, शेयर कर दीजिए हर राष्ट्रभक्त तक, और सब्सक्राइब कर लें संवाद न्यूज इंटरनेशनल को, और कमेंट में लिखिए इस बात को कि ये राष्ट्र है, मैं इसे मुल्क नहीं बनने दूंगा। सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को गालियां दी जाती हैं, जय श्री राम बोलना अपराध हो जाता है। देखिए कार्यक्रम हो रहे हैं उसके लिए। उदयनिधि एम.के. स्टालिन के बेटे हैं। उदयनिधि ने यह बयान उस सम्मेलन में दिया जो सनातन धर्म को मिटाने की चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। उदय ने कहा, सनातन धर्म मलेरिया डेंगू की तरह है जिसे मिटाना जरूरी है। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। फिर कह रहा हूं, जय श्री राम बोलिए और प्राउडली बोलिए, अपने हिंदू होने पे प्राउड करिए, क्योंकि आपको बाकायदा दबा करके रखा गया है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जल्द मिलूंगा कल फिर।